Hello everyone, I am Pooja Rawat and welcome back to CUET by ADA 24/7। I hope so कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, अच्छे से अपनी CUET की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है, साथ में हम जानेंगे कि फिजिकल कैपिटल क्या है और देन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या है। उसके बाद में हम लोग एजुकेशन सेक्टर के बारे में जानेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सेक्टर और एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे, उनको हम लोग जानेंगे। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं कौन होते हैं बच्चों। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, यानी किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और उसके उसमें इन्वॉल्व होने से हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, हमारी जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो वो पर्सन क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। जैसे सपोज दैट आप एक पर्सन को एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये एक पर्सन है, अभी ये जॉब नहीं कर रहा है ना, अभी कोई अर्निंग नहीं है, अभी ये किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है स्टूडेंट। सो ये ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। वहीं अगर इसकी जॉब कहीं लग जाती है ना, इसकी जॉब कहीं लग जाती है और ये गुड्स का प्रोडक्शन करता है, ये गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बदले में इसको इनकम रिसीव हो रही है, बदले में इसको क्या मिल रहा है, इनकम रिसीव हो रही है स्टूडेंट। सो अब ये क्या बन गया है, ह्यूमन कैपिटल बन गया है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो पर्सन होता है जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके हमारी जीडीपी में, हमारी कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो पर्सन क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। आप अपने सारे टीचर्स को देखते होंगे, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल है और वो हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल हमने समझा। अभी आप जो बच्चे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो है ना, आप लोग सारी चीजें समझ रहे हो। अभी आप ह्यूमन रिसोर्स हो, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, लैंड होता है, मनी होता है, ट्रीज होते हैं, वाटर होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, वैसे ही ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है जिसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, जिसका यूज करके क्या करा जा सकता है, गुड्स और सर्विसेज बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हो आप सभी लोग, और आप सभी को अभी क्या हो रहा है, आप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप में एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप में हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों करा जा रहा है, ताकि आपको क्या बनाया जा सके, ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सके। आज आपको बेटर से बेटर एजुकेशन दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपको बेटर से बेटर फैसिलिटी मिल रही है हेल्थ की, एज वेल एज कुछ टाइम बाद में आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये आपको इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आपको क्या हो, आपको ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सके स्टूडेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक एजुकेटेड और एक्सपीरियंस पर्सन के नंबर को इंक्रीज करने का काम किया जा सके, जिसमें स्किल हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, और उसका यूज करके हम लोग अपनी कंट्री की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा कर सके, हमारी कंट्री की जीडीपी और नेशनल इनकम ज्यादा से ज्यादा कर सके। यही क्या हो गया बेटा, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी आप जो एजुकेशन ले रहे हो, आप पे हेल्थ फैसिलिटी आपको दी जा रही है, तो आप क्या हो, अंडर प्रोसेस हो, यानी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस में ही हो। जब आप कहीं पे जॉब करोगे, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे, तब आप ह्यूमन कैपिटल बनोगे। बट अभी आप पे काम चल रहा है, आप पे प्रोसेस चल रहा है, आपको ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करा जा रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएट विद द क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के साथ ये एसोसिएट होता है। इतना क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को? अगर क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल कैपिटल को एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल को, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिजिकल कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जितने भी इनपुट्स लगते हैं,
ह्यूमंस के अलावा जितने भी इनपुट्स लगते हैं वो सारे क्या होंगे, फिजिकल कैपिटल होंगे। जैसे सपोज दैट ये जो पेन है, ये पेन हमारा क्या है, आउटपुट है, बट इस पेन को बनाने के लिए जितने भी इनपुट्स लगे हैं, है ना, यानी इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा होगा, मशीनरीज लगी होगी, रिफिल्स लगी होगी, है ना, रॉ मटेरियल्स लगा होगा। सो ये सारे इनपुट्स जो होंगे हमारे क्या होंगे स्टूडेंट, फिजिकल कैपिटल होते हैं। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, यही हम लोग देख लेते हैं। इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है बेटा। फिजिकल कैपिटल इज अ टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन अ मार्केट। फिजिकल कैपिटल को आप देखोगे तो फिजिकल कैपिटल टेंजिबल, टेंजिबल यानी जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारी फिजिकल कैपिटल। जैसे ये पेन, इस पेन को मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, है ना, महसूस कर सकती हूँ, तो ये क्या है, फिजिकल कैपिटल है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम लोग इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे मशीनरीज जो होती हैं उनको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल जो होता है इंटेंजिबल होता है और उसको मार्केट में परचेज और सेल नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज दैट अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, जैसे मैं अड्डा 247 में जॉब कर रही हूँ, तो अड्डा 247 ने मुझे परचेज नहीं किया, मेरी जो सर्विसेज है मैं उसका, वो मेरा सर्विसेज का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। सो ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, इंटेंजिबल, जैसे स्किल्स, एजुकेशन, ये क्या है, इंटेंजिबल है और इनको आप इसके ऑनर से अलग नहीं कर सकते। और ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज का यूज करते हैं हम लोग, ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में सेल्स और परचेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ अ टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे फिजिकल कैपिटल क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है स्टूडेंट। जैसे अगर हम लोग कोई कार खरीद रहे हैं, अगर हम लोग कोई बाइक या कार खरीद रहे हैं स्टूडेंट, उस कार को हमने खरीदा 2023 में 5 लाख रुपीज में, 5 लाख रुपीज में हमने उस कार को खरीदा है 2023 में। अब 2 साल बाद अगर हम लोग उसकी प्राइस निकालें, है ना, मार्केट वैल्यू निकालते हैं उस प्राइस, उसकी कार की, तो 2025 में उस कार की मार्केट वैल्यू रह गई 3 लाख, यानी 2 लाख उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। यानी क्या होता है, जो फिजिकल कैपिटल होती है, चाहे मशीनरीज हो, कार हो या कोई भी फिजिकल कैपिटल हो, वो जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है स्टूडेंट। वही अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल को कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। इवन ह्यूमन कैपिटल की जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है अगर हम लोग उनको और अच्छे से एक्सपीरियंस और अच्छे से एजुकेशन दें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, है ना, तो वो क्या होंगे, डेप्रिशिएट होने की जगह एप्रिशिएट होंगे स्टूडेंट। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, ये मोर मोबिलाइज होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इजीली क्या होते हैं, मोबिलाइज होते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबिलाइज बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का कंपेयर करें तो फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, ज्यादा मोबिलाइजेशन होता है और ह्यूमन कैपिटल कम मोबिलाइज होगी। फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल को हम लोग, जैसे मशीनरीज हैं, उसको उसके ऑनर से अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आज मेरे पास कोई मशीनरी है, मेरी ऑनरशिप है, वहीं अगर मैं वो मशीनरी आपको दे दूं तो वो आपके पास चली जाएगी, है ना स्टूडेंट। तो क्या हुआ, मैं उस मशीनरी की ऑनर थी, अब वो आपके पास चली गई तो वो मेरे से सेपरेट हो गई। वहीं अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल की बात करें, उसमें जैसे एक पर्सन की जो स्किल्स है, अब हम लोग एक पर्सन की स्किल्स को एक पर्सन से दूर नहीं कर सकते, है ना, एक पर्सन का जो टैलेंट है उसको उसके ओनर से अलग नहीं कर सकते स्टूडेंट। फिजिकल कैपिटल आउटकम ऑफ अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ ओनर एंड मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। अगर हम लोग आज कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, बड़ी मशीनरीज है, ज्यादा पैसा लगता है स्टूडेंट, अगर हम लोग आज कोई भी मशीनरीज खरीदते हैं तो हम लोग एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें ये मशीनरी खरीदनी ही है या नहीं खरीदनी। हम देखेंगे हमारा बजट कितना है, हमारे बजट में ये मशीनरी आ रही है नहीं आ रही है, या फिर इस मशीनरी से क्या हमें इतना रिटर्न मिलेगा, हम जितना पैसा लगा रहे हैं इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें इतना रिटर्न मिलेगा। एज वेल एज हम लोग उसके पूरे टेक्निकल प्रोसेस को समझेंगे, हम लोग रिसर्च करेंगे, देन हम लोग क्या लेंगे, एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे कि हमें ये फिजिकल कैपिटल खरीदनी। वहीं ह्यूमन कैपिटल क्या है, पार्शली सोशल प्रोसेस है एज वेल एज पार्शली कॉन्शियस डिसीजन पे बेस्ड है। जैसे जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है स्टूडेंट, है ना, कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स अपने आसपास के लोग जो हैं उनसे पूछेंगे, अपने रिलेटिव से पूछेंगे, है ना,
एक तरह से सोशल प्रोसेस है। इसके अलावा भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देख के भी करेंगे कि मेरे पास इतनी इनकम है, हमारी इतनी इनकम है, तो हम लोग हमारे बच्चे को इस स्कूल्स में पढ़ाएंगे। यानी ये जो कॉन्शियस डिसीजन, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं या ह्यूमन कैपिटल का जो डिसीजंस है, वो क्या होता है, पार्शली सोशल होता है, पार्शली ही क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्शियस डिसीजन में कंसिडर होगा। इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग मशीनरीज को इम्पोर्ट करके भी हमारी फिजिकल कैपिटल को क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं स्टूडेंट। वहीं ह्यूमन कैपिटल को हम लोग कैसे बिल्डअप करेंगे, कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से क्या करेंगे, हम लोग बिल्डअप करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या सोर्स है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार मैं बता देती हूँ। अब तक हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, एज वेल एज हमने फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में कंपैरिजन देख लिया। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझ रहे हैं कि सोर्स कौन कौन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सो 5 सोर्सेस है स्टूडेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। Expenditure on education, expenditure on a health, on the job training, expenditure on a migration and expenditure on information. Okay, अब हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो जो मैं आपको रिपीट करवाती हूँ वो आप भी अपने आप से रिपीट करो। जैसे कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बोले, तो ये आप भी रिवाइज करो। और अगर आपको याद हो रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो स्टूडेंट। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर किसी भी पर्सन को एजुकेशन दी जाए, जैसे आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन दे रही है, आपकी कंट्री चाहती है कि आप एजुकेटेड हो, तो ऐसा क्यों क्यों करा जा रहा है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो एजुकेशन क्या करता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। कैसे, एजुकेशन कंप्राइज हाई अर्निंग कैपेसिटी ऑन अ पीपल। एजुकेशन क्या करता है, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है उसने पीएचडी करी है, या फिर वो अच्छा इंजीनियर है, उसने आईआईटी से पास आउट हुआ है, या फिर अच्छा डॉक्टर है, हायर एजुकेशन ली है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अगर कोई डॉक्टर है तो वो उसने क्या करा है, उतनी हायर एजुकेशन ली है, अब उसका जो अर्निंग होगी, उसकी जो इनकम होगी स्टूडेंट, वो भी ज्यादा होगी। जैसे कोई आईआईटी का पर्सन है, उसने आईआईटी से पास आउट हुआ है, वो आईआईटी से उसने क्या लिए, डिग्री ली है, तो उसकी इनकम भी ज्यादा होगी। तो एजुकेशन हमेशा क्या करता है, हायर कैपेसिटी जो है अर्निंग की, वो बताता है लोगों को। इट गिव बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। आपने अपने आसपास देखा होगा, आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कभी ना कभी किसी ना किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल दिया ही होगा उन्होंने, कि रिलेटिव्स में या फिर अपने आसपास, जैसे कि कोई भैया है या फिर कोई दीदी है, उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है कि आज उनकी बहुत अच्छी जगह जॉब है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिनका आसपास में किसी आईआईटी में एडमिशन हुआ है, या फिर कोई डॉक्टर बना है। तो ये जो एजुकेशन है वो हमेशा ही हर फैमिली के लिए वो क्या होता है, सोशल स्टैंडिंग और प्राइड दिखाता है स्टूडेंट। इट इनेबल वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, ठीक है। अच्छा, अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिली तो हम लोग कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कौन सी चीजें हमारे लिए सही है, कौन सी चीजें हमारे लिए गलत है, यानी हम लोग बेटर चॉइस ऑफ लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं स्टूडेंट। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलता है, ये हमें नॉलेज देता है कि भाई सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं जो कि एक पर्सन को, एक ह्यूमन को, एक सोसाइटी को या फिर एक इकोनॉमी को ग्रो होने से रोकती हैं, उन चीजों को चेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशन। वहीं अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो हमेशा ही क्या चाहेगा कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी आसपास में क्या हो, इनोवेशन होता रहे, क्रिएटिविटी होती रहे। और एक पढ़ा लिखा जो पर्सन है वो न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता है। और हमें भी पता है कि कई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, सोशल आउटलुक में चेंजेस है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा करेगा, अगर कोई इलिटरेट पर्सन से एक लिटरेट पर्सन इन चीजों को ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या होता है बेटा, अगर हम लोग कभी भी बीमार पड़ते हैं, जैसे आप कभी भी बीमार पड़ो, तो आप पे आपके पेरेंट्स क्यों एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट क्यों एक्सपेंडिचर कर रही है, ताकि आपको क्या कर सके, बेटर से बेटर लाइफ दे सके, आपको हेल्दी बना सके, जिससे कि क्या हो, एक हेल्दी इकोनॉमी जो है
वो बन सके, और एक हेल्दी इकोनॉमी क्या करती है, मोर प्रोडक्टिव होती है एक अनहेल्दी इकोनॉमी से। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ हेल्थ लेबर फोर्स। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, बेस्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि इससे हेल्दी सप्लाई होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होती है बेटा, अगर हम बात करें तो 3 तरह के हमारे मेडिसिन इन्वॉल्व होती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, हमें किसी डिजीज से प्रिवेंट होना है कि वो डिजीज हमें हो नहीं जाए। जैसे कोविड का ड्यूरेशन गया, अभी रिसेंट में ही गया था, 2020 2021 में हमने देखा था, हम सबके वैक्सीनेशंस लगे थे, है ना, जिसको कोविड हो गया, जिसको कोविड नहीं हुआ, फिर भी उन सबको वैक्सीनेशंस लगे। क्यों लगाए गए, ताकि क्या हो सके, हम लोग उस डिजीज से प्रिवेंट हो सके, है ना स्टूडेंट। तो इसमें क्या आएगा, वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन में क्या होता है कि अगर हम लोग बीमार पड़ गए तो हमारा जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी मेडिकेशन होगा, जो भी हमें मेडिसिन दी जाएंगी, इंजेक्शन दिए जाएंगे, है ना, जो भी उस टाइम की जो भी हमें क्योर करने की जितनी भी चीजें होंगी वो हमारे क्यूरेटिव मेडिसिन में आ जाएगी। मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, adequate food and proper nutrition of a people along with the adequate health and sanitation facility, ठीक है, ये सब मिलकर क्या करती है, एक क्वालिटी ह्यूमन लाइफ जो है उसको, एक ह्यूमन कैपिटल की लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करती है बेटा। सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन का मतलब होता है हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा देना। जैसे आप देखते होंगे, आप मार्केट में जाते होंगे, आपने बहुत जगह पोस्टर्स देखे होंगे हेल्थ एजुकेशन के, है ना, किसी पर्टिकुलर डिजीज से, या फिर अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखो, कूड़ा जो है इतना मत फैलाओ, ये सब क्या है, हेल्थ लिटरेसी दे रहे हैं। ये हमें हेल्थ के प्रति या किसी डिजीज के लिए हमें क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा जगह जगह 2 3 चीजें लिखी होती है, जैसे मास्क लगा के रखो, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। ये बार बार हमारे सामने आते थे, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमें हेल्थ के बारे में, किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, यानी हमें क्या दे रहे हैं, हेल्थ लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सिर्फ हेल्थ लिटरेसी हमें क्या कोविड के टाइम ही देखने को मिली थी, नहीं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो इस चीज को नोट करना, आपको बहुत ज्यादा जगह पोस्टर्स दिखेंगे जहां पे आपको हेल्थ लिटरेसी देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, सोशली ये कोशिश करती है स्टूडेंट। सो ये हो गया सोशल मेडिसिन। और हम सबको पता है कि एक हेल्दी पर्सन जो होगा अपने वर्क में ज्यादा जाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। वहीं एक अनहेल्दी पर्सन है, वो अपने काम से एब्सेंट होगा। जब वो अपने काम से एब्सेंट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। तो एक हेल्दी पर्सन का एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना और साथ में एक हेल्दी इकोनॉमी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी स्टूडेंट। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट अभी आप 12th में हो, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, सीयूईटी का एग्जाम देके आप जैसे ही ग्रेजुएशन करोगे, आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। जैसे ही आप जॉब में जाओगे तो पहले कुछ टाइम, 1 ईयर या 6 मंथ आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा स्टूडेंट। सो ये क्या हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप जॉब के साथ साथ क्या कर रहे हो, काम सीख रहे हो। अब ये 2 टाइप से हो सकता है। पहला है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के किसी एक स्किल्ड पर्सन के अंदर में क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। दूसरा है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और भेज रहे हैं और वहां पे आपको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आप पे कॉस्ट क्यों लगा रही है कंपनी, आप पे इसलिए कॉस्ट लगा रही है ताकि आप क्या कर सको, उस काम को सीख सको, और उस काम को सीख के कंपनी के लिए क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सको, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सको स्टूडेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन अ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन या फैमिली अपने अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाते हैं, है ना। माइग्रेशन का मतलब क्या है, माइग्रेशन का मतलब है कि क्या होता है, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के, नेटिव प्लेस को छोड़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं, अदर प्लेस पे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, माइग्रेशन हो गया। अब आप जनरली देखते होंगे कि रूरल एरिया से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरिया में आ रहे हैं, या फिर कोई पर्सन है इंडिया से किसी और कंट्री में जा रहा है हायर इनकम के लिए, तो ये सब क्या हो गया स्टूडेंट, माइग्रेशन हो गया। अच्छा, माइग्रेशन क्यों करा जा रहा है, स्पेशली ये करा जा रहा है हायर इनकम के लिए, हायर इनकम के लिए। अब हायर इनकम हमें क्यों चाहिए, ताकि हमारा क्या हो,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़े, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। हम लोग जो पर्सन जो माइग्रेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि क्या हो, उनके बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले सके, अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में रह सके, इसलिए लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए करा जाता है कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड है, अर्बन एरिया में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ताकि दूसरी कंट्री में उनको क्या मिल रही है, हायर इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन भी होती है स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग माइग्रेट हो रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर भी लगता है। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई। जैसे हम लोग मान लो कि हम लोग इंडिया से यूएसए क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, हम लोग इंडिया से यूएसए माइग्रेट हो रहे हैं। अब जब इंडिया से यूएसए माइग्रेट होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, है ना, हम लोग यहाँ से जाएंगे करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। इसके अलावा इंडिया में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो कम था, यानी कम पैसों में हम लोग क्या कर रहे थे, अपना सब काम कर लेते थे, है ना। वही यूएसए में तो वहां पे हमारा कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो बढ़ जाएगा, वहां पे हायर अर्निंग मिल रही है पर साथ में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी स्टूडेंट। और अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है हमारी इनकम से, तो बेटा इस माइग्रेशन को करने से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं अगर इनकम ज्यादा है हमारी कॉस्ट से तो माइग्रेशन वर्थफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं इंफॉर्मेशन से, हम लोग लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, वेज मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो करंट पैकेजेस चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इन्वायरमेंट में हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो ये सब हो गए हमारे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडिया में उसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपना, ये देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, सो अगर हम लोग देखें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को तो किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है स्टूडेंट। फर्स्ट इज रियल पर कैपिटा यानी रियल पर कैपिटा पर पर्सन की इनकम कितनी है अगर हम बात करें तो रियल पर कैपिटा इनकम पहले 1951 में थी 7651, वो अब बढ़ के कितनी हो गई 77659, है ना। ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट दे रही है। नेक्स्ट था क्रूड डेथ रेट। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पे कितनी क्रूड डेथ हुई है, तो पहले थी 25.1, अब ये कम होके हो गई 6.3। इसका मतलब है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो रहा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो 1 ईयर से कम जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं। अब 1 ईयर से जो कम बच्चे होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको कहा जाता है इन्फेंट डेथ। ठीक है, अच्छा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, पर 1000 इन्फेंट्स पे कितनी इन्फेंट्स की डेथ हुई है उसको हम लोग मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। 51 में 146 थी, वही अब चेंज होके कितनी होगी 33, यानी हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, जो प्रेग्नेंट वीमेंस है वो अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल्स में कर रही है, इसलिए जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज लाइफ, एक पर्सन जो है एवरेज कितनी लाइफ तक वो जिएगा। ओके, मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का 51 में कितना था 37 और फीमेल का 36 था, वही अब बढ़ के इंप्रूव हुआ और मेल का हो गया बेटा 67 एंड फीमेल का हो गया 70। लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट तो पहले तो सिर्फ 16.67 था, जब इंडिया से ब्रिटिश गए थे तो इतना ही था स्टूडेंट, बट अब बढ़ के कितना हो गया 76 हो गया। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें बताते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में विद इन दी 7 डिकेड्स। ओके, अब हम लोग कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं डच बैंक और वर्ल्ड बैंक की कि उन्होंने इंडिया में एजुकेशन या इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या क्या कहा है। रिपोर्ट ऑफ अ डचेस बैंक, the Deutsche Bank, a German bank, is in its report on a global growth center identified that India will emerge as one among 4 major growth center in the world by the year 2020। ठीक है, डचेस बैंक की रिपोर्ट है जो कि एक जर्मन है बैंक है जो क्या कहता है कि इंडिया जो होगा वो क्या बन जाएगा 2020 तक सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड जो
इकोनॉमी है वो बन जाएगी, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे 2020 तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट किस में कही गई है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर की रिपोर्ट है स्टूडेंट। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में बोला है इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है बेटा, इसमें क्या बोला है, leveraging strength and opportunity state that India should make the transition change over the technological economy, कि इंडिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, एकदम से नॉलेजेबल इकोनॉमी हो रही है ना, टेक्नोलॉजिकल नहीं, नॉलेजेबल इकोनॉमी हो रही है, ये उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बोला। ये पूरी रिपोर्ट है ना, ये पूरी रिपोर्ट है स्टूडेंट, इसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक नॉलेजेबल इकोनॉमी बन रहा है, धीरे धीरे लोग इसमें सारे के सारे एजुकेटेड बन रहे हैं, सारे लिटरेट बन रहे हैं, ये एक नॉलेज इकोनॉमी बन चुका है बेटा। ओके, अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल्स और इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या रोल्स और इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ अ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, हम लोग फिजिकल कैपिटल का यूज इजीली कर सकते हैं, यानी मशीनरी का यूज इजीली कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का यूज इजीली कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग जो टूल्स और टेक्निक्स हैं टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इजीली कर सकते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, अगर इंडिया में क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी हाई प्रोडक्टिविटी होगी, एज वेल एज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा स्टूडेंट। स्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएट एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व न्यू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन कैपिटल अगर हमारी इंडिया में ज्यादा बढ़ा है, मतलब एजुकेशन अच्छी मिली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी अच्छा उनको इन्वेस्ट किया है, उनपे है ना, माइग्रेशन पे भी अच्छा इन्वेस्ट किया है, तो इससे क्या होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत इजीली न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, वही मॉडर्नाइजेशन, अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे इंडिया में भी मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है ह्यूमन कैपिटल की वजह से कि मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो इससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज लाइफ बढ़ेगी स्टूडेंट। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, साथ में लोगों की अगर अच्छी एजुकेशन मिली है, उनकी इनकम हायर होगी, उनकी हायर इनकम होगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होगा, इसके अलावा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे अच्छे उनका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी स्टूडेंट। कंट्रोल ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, वही पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट। सो ये इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके, तो इनको ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया में। फर्स्ट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो कम है स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल ही चाहिए, अभी आप में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए ह्यूमन कैपिटल ही चाहिए बेटा। जैसे टीचर्स ह्यूमन कैपिटल्स हो गए, डॉक्टर्स ह्यूमन कैपिटल्स हो गए, अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाओगे वहां पे भी ह्यूमन कैपिटल ही चाहिए। सो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, बट ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी कंट्री में वो इनसफिशिएंट है, अनक्वालिफाइड है, या फिर उनकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से एक बेटर और अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द सीरियस इनएफिशिएंसी, ठीक है, और उसके अलावा इनएफिशिएंसी भी है, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज है, साथ में इनएफिशिएंसी भी है, यानी इफिशिएंट नहीं है ना, क्वालिटी वाली नहीं है, इनएफिशिएंट नहीं है। वहीं ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि अगर हम लोग नई जगह जाएंगे तो वहां पे अलग ही कंडीशन हो रही है, अगर हम लोग कहीं और जगह जा रहे हैं तो कहीं और ही अलग ही कंडीशन हो रही है बेटा। हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वहीं इंडिया में कंटिन्यूसली अगर हम देखें, हम तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ ही चुके हैं, पहले हम लोग चाइना से पीछे थे, अब हम लोग चाइना में हैं, चाइना से आगे हो चुके हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूसली हमारी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो बढ़ती जा रही है। अब ये क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन सही से नहीं हो रहा है। इसके अलावा सेवरल इनबैलेंसेस हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रही है, अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसके लिए बहुत सारी इनबैलेंस चीजें हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, वही मैन पावर की प्लानिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, डिमांड और सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, वहीं
इंडिया में जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज वो कम है। वहीं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ चुकी है, लोग रोबोट्स का यूज करने लग गए हैं। वहीं इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो धीरे धीरे कम हो रही है स्टूडेंट। नेक्स्ट है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं इंडिया में, वैसे इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट फिर भी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इसको वीकर साइंस और टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे दूर दराज वाले एरियाज हैं जहां पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वहां पे डेवलपमेंट में लैग कर जाता है स्टूडेंट, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। दोनों की दोनों अलग थिंग्स हैं, आप एक मत समझना कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही है स्टूडेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ह्यूमन के अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स है, कैपेसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, इन सारी चीजों से कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। Human capital refers to as measure of a capabilities of labor which include skills, working capacity, education, health and intelligence, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो कैपेसिटी है ना, उसको एक्सपेंड करना है, उसकी एबिलिटी और राइट्स को वो समझ सके, इसलिए उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फोकस ऑन अ पॉइंट दैट नॉट ऑल रिसोर्सेज आर इक्वल बट द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट द गैप कैन बी फुलफिल्ड, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल का ये जो पॉइंट है वो किस चीज पे फोकस करता है, कि जो सारे रिसोर्सेज है वो इक्वल नहीं है, यानी सारे ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वल नहीं है, बट अगर इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए, इनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये जो गैप जो है कि भाई सारे इक्वल नहीं है, ये गैप क्या होगा, फुलफिल होगा। वही ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या बताता है कि एक ह्यूमन को अगर क्वालिटी लाइफ जीनी है तो उसके लिए उसको प्रॉपर बेटर इन्वायरमेंट दो, जिससे कि वो क्या हो सके, एक हेल्दी और क्रिएटिव लाइफ इंजॉय कर सके स्टूडेंट। ह्यूमन कैपिटल इज कंपेरेटिवली नैरो कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये ह्यूमन में इन्वेस्ट करना तो सिखा रहा है, साथ में ये क्या कर रहा है कि भाई इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि कंट्री का क्या हो सके, जीडीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इसलिए ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। वही ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बताता है कि किसी भी पर्सन में हेल्थ और एजुकेशन में इसलिए इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है ताकि ये हेल्प कर सके उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यानी अगर एक पर्सन में एजुकेशन और हेल्थ दी जा रही है, उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो अपने डेवलपमेंट को लिए अपने लाइफ को डेवलप इजीली कर सके। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे कंट्री को ग्रोथ में लगना नहीं लगना ये नहीं होगा स्टूडेंट। इट कंसिडर दी हेल्थ एंड एजुकेशन आर दी बेस्ट मीन्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर फोर्स। ये क्या बताता है कि किसी भी पर्सन को हेल्थ और एजुकेशन मिल रही है तो उस पर्सन का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, है ना, यानी वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज भूल गए, ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल न्यूरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में बात करें, हेल्थ और एजुकेशन आर नॉट यूजफुल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट रिजल्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है बेटा, वो ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे अगर किसी पर्सन में इन्वेस्ट करा है हेल्थ और एजुकेशन का और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये तो क्या हो गया, ये तो वर्थफुल नहीं है, ये तो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस हो चुका है ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। वही ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि ह्यूमन वेलफेयर अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ देना जरूरी है बेटा। इससे क्या होगा, इससे उसकी लाइफ जो है वो बेटर बनेगी। ये प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है कि अगर किसी पर्सन को हेल्थ और एजुकेशन दे रहे हैं तो उसे प्रोडक्टिविटी चाहिए, बस वो पर्सन हेल्दी रहे, वो अपने डिसीजन ले सके, अपने सोशल एनवायरनमेंट को अच्छा रख सके, एज वेल एज वो क्या हो सके, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सके, एक ह्यूमन जो वेलफेयर है उसके बारे में ये सोच सके बेटा। तो ह्यूमन कैपिटल एज अ नैरो कॉन्सेप्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, ओके।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का, थोड़ा प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो देखो, हम लोग हेल्थ का किसमें देखेंगे, नहीं एजुकेशन का हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, हेल्थ का देखेंगे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में स्टूडेंट। अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया में एजुकेशन देने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। सो इंडिया में जो हमारी यूनियन और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं एज वेल एज जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना, वो हमें एजुकेशन देने के लिए क्या है बेटा, हमेशा तैयार है वो एजुकेशन देने के लिए। उनका ये फंडामेंटल राइट है और हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें एजुकेशन लेना है ना। तो स्टेट और यूनियन, वही लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा चाहती है कि हर पर्सन को एजुकेशन मिले और वो उनपे एक्सपेंडिचर भी करती है। इनके अलावा यूनियन और स्टेट लेवल के अलावा भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी आप सभी ने सुना होगा, आपने किताबें पढ़ी है, आप लोग पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी की किताबें। ये भी क्या है, ये भी एजुकेशन को अपने अंडर में रखती है। वही यूजीसी, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए है ना, ये स्कूल तक के लिए एनसीईआरटी, हायर एजुकेशन के लिए क्या है, यूजीसी है बेटा। वही और इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ठीक है, ये किस लिए है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा यूनियन और स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज है, ये हम सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बेटा, इनका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। वही हेल्थ को प्रोवाइड करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, चाहे यूनियन और स्टेट दोनों ही लेवल पे। इसके अलावा वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट वर्क करते हैं स्टूडेंट, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया, ये क्या करता है, हमारे हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है। जैसे एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करते हैं इंस्टीट्यूशन, वैसे ही हेल्थ सेक्टर को ACMR रेगुलेट करता है स्टूडेंट। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे, वो ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर होता है हमारी एजुकेशन पे। सो इसमें दो मेजरमेंट है, फर्स्ट है गवर्नमेंट अपने जितना भी रेवेन्यू है उसमें से टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। सेकंड वन है जीडीपी में से कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ना, दोनों ही एक्सपेंडिचर करे जाते हैं एजुकेशन पे। As a percentage of a total government expenditure, it indicate the importance of education in the scheme of a things before the governments. During 1951 to 2014 अगर हम बात करें तो पहले 1952 में एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही थी, 7.92%। वहीं 2014 में ये बढ़ के कितना हो गया, 15.7% हो गया, यानी गवर्नमेंट ने अपना जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ाया। वही अगर हम लोग देखें जीडीपी में से कितना एक्सपेंडिचर कर रही है स्टूडेंट, तो जीडीपी में अगर हम देखें 1952 में गवर्नमेंट कर रही थी 0.64% इतना एक्सपेंडिचर कर रही थी, ठीक है। वही वही 2014 में ये बढ़ के कितना हो गया, 4 पॉइंट समथिंग हो गया, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग हो गया। बट एक रिकमेंडेशन आई थी 1964 में, एक कमीशन बना था एजुकेशन कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एटलीस्ट जीडीपी में से गवर्नमेंट को 6% जो है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना ही चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, और इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये डिसाइड करा कि क्या होगा, इस बार हम लोग 6% अपनी जीडीपी में से 6% एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब देखो हमारे इंपॉर्टेंस देखेंगे एजुकेशन की, कि एजुकेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा करा जाता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर, देखो इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर है वो 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है, 3 लेवल का एजुकेशन सेक्टर है हमारा। फर्स्ट में प्राइमरी एजुकेशन आ गया, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एजुकेशन। अब इंडिया में 3 टाइप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एजुकेशन सेक्टर को। अब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस पे कर रही है, प्राइमरी सेक्टर पे, यानी गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस में होता है, प्राइमरी में होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट प्राइमरी। उसके बाद में इसमें सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा लेस होता है,
और टर्शियरी सेक्टर किसको बताता है? हायर एजुकेशन को बताता है बेटा, है ना। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन अगर किसी को लेनी है तो हायर एजुकेशन में क्या होगा? हायर एजुकेशन में सबसे कम एक्सपेंडिचर कर रही है, लेस एक्सपेंडिचर, लेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह से। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, भाई प्राइमरी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, बट साथ में हायर एजुकेशन भी तो जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन में एक इंडिविजुअल का कम पैसा लगता है, वही हायर एजुकेशन में उसी इंडिविजुअल का सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन पे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन पे तो कर ही रही है, एज वेल एज हायर एजुकेशन पे भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन अ टर्शियरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट। अच्छा, ये क्या बताता है कि अलग अलग स्टेट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स पे अलग अलग एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा। जैसे अगर हम लोग दो मेन स्टेट्स की बात करें, जैसे बिहार, बिहार तो ये अपने पर स्टूडेंट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं स्टूडेंट 4000 का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हिमाचल की, है ना, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो ये अपने पर स्टूडेंट पे 34,000 अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब जितना कम एक्सपेंडिचर करोगे स्टूडेंट पे तो उनकी ग्रोथ भी वैसी होगी, उनका एजुकेशन भी वैसे ही होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वहां की ग्रोथ और वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वैसे ही होंगे। तो ये भी क्या होता है, ये भी जिस तरह से अगर हम लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट। इन एडुकेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वही ये भी है कि एजुकेशन पे जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बहुत कम एक्सपेंडिचर हो रहा है। चाहे हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें, या जो डोनेशंस दिए जा रहे हैं, है ना, स्कूल्स में डोनेशंस दिए जा रहे हैं एजुकेशन को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, ये सब क्या है, इनएडुकेट है, और एक्सपेंडिचर करना होगा जिससे बेटर से बेटर एजुकेशन मिल सके स्टूडेंट को। प्रोविजन ऑफ अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोविजंस भी बना रखे हैं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम लोग RTE, राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा 2009 का एक्ट है, जिसमें जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, है ना, 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट ने करा है, और इस पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एजुकेशनल अचीवमेंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं हमारी इंडिया की। फर्स्ट वन इज एडल्ट लिटरेसी रेट। पहले तो आपको इंडिकेटर्स भी देखने हैं कि एजुकेशन अचीवमेंट के इंडिकेटर्स कौन कौन से। एडल्ट लिटरेसी रेट, जिसमें जो बच्चे 15 साल से ज्यादा है, मतलब जो स्टूडेंट 15 ईयर से ज्यादा है, वो एडल्ट लिटरेसी रेट में आ गए। प्राइमरी कंपल्शन रेट, जिसमें रेलिवेंट जो एज है, यानी 15 साल से जो कम बच्चे हैं वो आगे स्टूडेंट। और यूथ लिटरेसी रेट, जिसमें 15 to 24 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मेल और फीमेल का देखेंगे, 90 में कितना था, 61.9 था, वो अब बढ़ के कितना हो गया, 82 हो गया। वही फीमेल का 37 था, वो अब बढ़ के 66 हो गया। प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, RT, राइट टू एजुकेशन आने के बाद में इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। 76 था, अब 93 आ गया। वहीं फीमेल का 61 था, वो अब 96 आ गया। वहीं यूथ लिटरेसी रेट में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि इंडिया धीरे धीरे अपने एजुकेशन इंडिकेटर्स को अच्छा कर रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग कुछ क्रिटिसाइज करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें, तो बेटा एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो ड्रीम लेके चली थी गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, ये अभी भी क्या है, अभी भी ये वाला ड्रीम अभी भी हमने अचीव नहीं किया, ये अभी भी क्या है, हमसे बहुत दूर है। जेंडर इक्वालिटी पहले से बहुत अच्छी हुई, पहले लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, है ना, बट अब क्या हो रहा है, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट भी लोगों को अवेयर कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये स्कीम्स लाके लोगों को अवेयर कर रही है कि बेटियों का पढ़ना भी कितना ज्यादा जरूरी है, और इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है। वहीं हायर एजुकेशन जो है उसको लेने के लिए कुछ ही लोग हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो गवर्नमेंट को उसमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग क्या कर सके, हायर एजुकेशन ले सके स्टूडेंट।
ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। इसके अलावा अगर आपको हमारे रिसेंट में जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, अगर उनको आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए कोड यूज करना Y490। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू ऑल, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।